नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए दिसंबर महीने के पहले वीक में जो करंट अफेयर बना है उसकी यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि इस पहले वीक में बैंकर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड का क्वेश्चन पूछा गया, उसको यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ साथ और भी दूसरे अवार्ड को यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट अफेयर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो होगा उसको हम कवर करेंगे। कुछ इस प्रकार के यहाँ पर करंट अफेयर होंगे। साथ साथ स्टेट से जो रिलेटेड करंट अफेयर की न्यूज़ बनी है उनको यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे कि लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट, एक डबल डेकर ब्रिज है, किस तरीके के ब्रिज को वायाडक्ट कहा जाता है उसकी यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करते हुए चलेंगे। लेकिन ये नागपुर में बना है, आपको मैं बता दूं। चलिए इन सभी को हम डिटेल में चर्चा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप अपने दोस्तों तक इन वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चन की। डिटेल में क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए और आपको लंबे समय तक याद हो पाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कैनरा बैंक को बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। मतलब कि भारत में अपनी सर्विस देने के लिए किस बैंक को बेस्ट बैंक का प्राइज मिला है? तो सिंपल सी बात है, इसको हम कैनरा बैंक कह सकते हैं। कैनरा बैंक इस समय भारत में, आपको पता है, 12 भारत के गवर्नमेंट बैंक हैं, जिनमें से कैनरा बैंक भी उनमें से एक है। भारत सरकार ने कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को मर्ज करके कैनरा बैंक बनाया है। मतलब कैनरा और सिंडिकेट दोनों मिलकर कैनरा बैंक बने थे। ठीक है, यहां पर बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड इसको मिला। कहां इसको ये अवार्ड मिला? तो आपको बता दूं, ग्लोबल बैंकिंग समिट हुई। कहां पर? लंदन, यूके में। वहां पर इनको ये अवार्ड मिला। और इनकी तरफ से कौन अवार्ड को रिसीव करने गए? तो इनके एमडी और सीईओ हैं कौन? ये कौन? एलवी प्रभाकर। ये गए हैं इनकी तरफ से अवार्ड को लेने। अब ये अवार्ड इनको क्यों मिला? देखिए, इन्होंने अपनी सर्विसेज बहुत बेहतरीन दी पिछले 12 महीने में। मतलब इनकी सारे बैंकों की 12 महीने की जो सर्विसेज हैं उनको यहाँ पर कंपेयर किया गया, जिसमें से इनकी सर्विसेज सबसे बेहतर हुई, जिसकी वजह से इनको बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और वो भी भारत के रीजन के लिए। यहाँ पर डिलीवरी, रिटर्न्स के जो इनकी कैपेबिलिटी है, इनका जो वर्क है, बेहतरीन रहा। इनकी स्ट्रेटजी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को देखा गया, जिसके बाद ये फाइनल रिपोर्ट बनी कि भारत का बेस्ट बैंक कौन है? कैनरा बैंक है, पब्लिक सेक्टर का। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये है सीईओ और एमडी प्रभाकर साहब, एलवी प्रभाकर साहब, जो कि अवार्ड को रिसीव करने के लिए गए हैं। यहां पर बात की जाए, ये जो बेस्ट बैंक का प्राइज कौन देता है? तो आपको बता दूं कि ये फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप की एक मैगजीन है, जो क्या करती है, जिसका काम होता है दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग बैंकों की रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके अपने मैगजीन में छापना, जिसको बैंकर्स मैगजीन कहा जाता है। बैंकर्स मैगजीन क्या कर रही है? तो ग्लोबल लेवल के जो बैंक हैं, जो ग्लोबल मतलब किसी कंट्री के जो बैंक हैं, उन बैंकों की सारी रिपोर्ट को ये अपने पास रखता है और बहुत सारे सर्वेस करके उन रिपोर्ट्स को बनाता है। जिसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको ग्लोबल बैंकिंग फाइनेंस रिसोर्स ढूंढना है तो आप इस मैगजीन को ले लीजिए और आपको सारी इंफॉर्मेशन बैंकिंग से रिलेटेड दुनिया की मिल जाएगी। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये 180 से ज़्यादा देशों के बैंक की डिटेल अपने पास रखता है। मैंने आपको बता दिया, ये फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप्स के अंतर्गत आता है, मतलब उनकी मैगजीन है। और
फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप की बात करें तो ये ब्रिटेन की बेस्ड एक ग्लोबल फाइनेंशियल डेली न्यूज़पेपर है जिसको 1888 में फाउंड किया गया था। इस अवार्ड में इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये अवार्ड तो याद हुआ ही होगा और सारी इंफॉर्मेशन भी आपको पता चल गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है RRR फिल्म बनी है लास्ट ईयर, माफ कीजिएगा इस साल के इनिशियल में, जिसमें SS राजामौली साहब डायरेक्टर थे। उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया और इनको क्रिटिक्स का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है, भारत में नहीं मिला। आपको बता दूं न्यूयॉर्क फिल्म सिटीज सर्कल 2022 में क्रिटिक्स का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड हमारे भारत देश के SS राजामौली साहब को मिला, जिन्होंने RRR फिल्म को बनाया था। इसमें जो लीड एक्टर थे रामचरण और जूनियर NTR थे। आगे बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं ये है राजामौली साहब जिनको न्यूयॉर्क फिल्म में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। अगले क्वेश्चन की बात करें, अ बुक ऑन चिपको मूवमेंट। आपको पता है 1974 की बात है, जिसमें जो उत्तराखंड में एक गांव है वहां पर वहां की महिलाओं ने एक आंदोलन शुरू किया और पेड़ों से चिपक गई। चिपकने के बाद वहां की जो लेबर पेड़ काटने आई थी उन्होंने पेड़ों को नहीं काटा। तो उस मूवमेंट के बाद दुनिया में भारत देश में, पूरे भारत देश में ये फैल गया और फैलने के बाद ऐसी कंडीशन आई कि इसको जो हमारे बहुगुणा साहब हैं, जिनकी अभी रिसेंटली में डेथ हो गई है कोरोना वायरस की वजह से, उन्होंने इसको लीड किया और पूरे भारत देश में इसको फैलाया और पर्यावरण को बचाने के लिए एक अहम मूवमेंट के रूप में निकल के आया। इसी की एक बुक लिखी है किसने? शेखर पाठक साहब ने। शेखर पाठक साहब ने इस बुक को हिंदी में लिखा था, लेकिन जो कमला देवी चट्टोपाध्याय प्राइज है ये इंग्लिश भाषा या इंग्लिश ट्रांसलेटेड बुक को मिलता है, लेकिन ये तो हिंदी में बुक लिखी थी चिपको मूवमेंट के ऊपर। तो क्या हुआ कि इसको ट्रांसलेट किया मनीषा चौधरी ने इंग्लिश भाषा में, और ट्रांसलेट करके ये बुक बनी द मूवमेंट, द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री। इस बुक को मिला है कमला देवी चट्टोपाध्याय प्राइज। याद रखिएगा, कमला देवी स्वतंत्रता सेनानी है और इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को फाउंड करने में हेल्प की है। तो याद रखिएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज 2022 मिला है। किसको मिला है? तो आंसर होगा चिपको मूवमेंट से रिलेटेड एक बुक है, उस बुक को मिला है। और उस बुक के राइटर कौन है? शेखर पाठक है। शेखर पाठक ने हिंदी में लिखा और इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? तो मनीषा चौधरी ने किया। उम्मीद करता हूं आपको यह अवार्ड समझ आ गया होगा। आप देख सकते हैं शेखर पाठक को मिला है कमला देवी चट्टोपाध्याय प्राइज। अगला क्वेश्चन, साउथ कोरिया की मीना सियो चोई है जिनको मिस अर्थ 2022 के लिए चुना गया। ध्यान रखिएगा, मिस अर्थ 2022 का क्राउन किसको मिला? तो मीना सोए चोई को। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये मीना करके आप याद कर सकते हैं इनको। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक मेडलिस्ट है। इस बार जब टोक्यो ओलंपिक हुआ वहां पर भारत के लिए गोल्ड के साथ साथ ब्रॉन्ज मेडल भी इन्होंने जिताया था और इनका नाम है अवनी लेखारा। अवनी लेखारा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? तो फिक्की के द्वारा। ये जो इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। याद रखिएगा, इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग लोगों को अवार्ड दिया है। सभी की बात कर लेते हैं, लेकिन अवनी लेखारा का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको पैरा स्पोर्ट्स में पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। और आपको बता दूं ये जयपुर से बिलोंग करती हैं। जब बात करेंगे सरकार तलवार की, तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला इसी में, इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड में, जो कि फिक्की ने दिया है। आपको बता दूं साथ साथ तलवार साहब को, जो ये सरकार तलवार साहब है, इनको
द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। आगे बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अवनी लेखारा है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, पैरालंपियन है, बहुत बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस अभी तक किया है। आगे बात करें तो तलवार जी की बात तो हमने कर ली, और अवनी लेखारा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। और साथ साथ बात की जाए श्रेय कादियान की, तो श्रेय कादियान को स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। साथ साथ बेस्ट मेल कोच की बात करें तो आरबी रमेश को मिला, और बेस्ट फीमेल कोच की बात करें तो नोनिता लाल खुरेशी को यह अवार्ड मिला है। आगे बात करते हैं, यहां पर फिक्की ने यह अवार्ड दिया है, तो फिक्की के इस समय पर प्रेसिडेंट हैं संजीव मेहता जी। इसको 1927 में फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है और फाउंडर इसके घनश्याम दास बिरला जी हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन IFFI 53rd नंबर का हो रहा है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि 53rd नंबर का हो रहा है, गोवा में आयोजित किया जा रहा है। और इसमें फोकस कंट्री फ्रांस है, जिसमें ईरान की फिल्म है नरगेसी, नरगेसी, जिसको यूनेस्को गांधी मेडल से सम्मानित किया गया इस अवार्ड में। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को जो गांधी मेडल है इसका नाम है ICFT यूनेस्को गांधी मेडल। याद रखिएगा, जो नरगेसी के डायरेक्टर हैं पयेम एस कांडारी, इनको ये जो मेडल है ये दिया गया है। इसकी बात करें IFFI की, तो इसमें चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड चिरंजीवी जी को मिला है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो ये आप फिल्म का पोस्टर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को अवार्ड मिला है, किसको मिला है? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को, जो कि मुंबई में अवेलेबल है। इसको एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस यूनेस्को के द्वारा मिला है। यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसको बेस्ट कल्चर हेरिटेज डेवलप करने के लिए इसको यह अवार्ड मिला है, मतलब अच्छे से रख रखाव करने के लिए यूनेस्को ने यह अवार्ड दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो इस म्यूजियम की जब बात करेंगे तो इसको फाउंड 1922 में किया गया था और इस अवार्ड को 2000 से स्टार्ट किया गया। आगे बात करें, ये आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय। तो अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए ब्लाइंड का क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, जिसमें ब्लाइंड के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करेंगे। तो T20 वर्ल्ड कप 5 दिसंबर से इसको शुरू कर दिया गया है। और आपको याद रखना है, इसकी जो ओपनिंग है वो गुरुग्राम में की गई थी। गुरुग्राम में भी बात करें तो गुरुग्राम में युवराज सिंह ने यहाँ पर एम्बेसडर हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आके पार्टिसिपेट किए थे। और गुरुग्राम में ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम में इसकी ओपनिंग की गई, इसका इनॉग्रेशन किया गया इस T20 वर्ल्ड कप का। ये 3rd नंबर का T20 वर्ल्ड कप है ब्लाइंड क्रिकेट का। बात करें इसको पहली बार कब आयोजित किया गया, तो 2012 से इसको आयोजित किया गया था। ध्यान रखेंगे, जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं उनके अंदर क्रिकेट को बेहतर करने और उनके स्वास्थ्य को और बेहतर करने के लिए, उनके अंदर मोटिवेशन डालने के लिए इस तरीके के टूर्नामेंट्स को आयोजित किया जाता है और सक्सेस भी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ध्यान रखना है कि क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया के द्वारा वर्ल्ड कप को भारत में आयोजित करवाया जा रहा है। 5 दिसंबर से इसको शुरू कर दिया गया है और 17 दिसंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा। आगे बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं प्लेयर्स हैं जो कि फोटोशूट करा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विजय हजारे ट्रॉफी। आपको पता है विजय हजारे ट्रॉफी में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, क्योंकि इसमें एक रिकॉर्ड बना है। कैसा रिकॉर्ड कि एक प्लेयर ने एक ओवर में 7 छक्के मार दिए। उनका नाम है क्या? तो उनका नाम ऋतुराज गायकवाड़ है। ऋतुराज गायकवाड़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो महाराष्ट्र की टीम के कैप्टन हैं। महाराष्ट्र की टीम के कैप्टन के साथ साथ आपको बता दूं कि इन्होंने 7 छक्के मारे हैं और इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी इनको मिला है। फाइनल में इनकी टीम
सौराष्ट्र के खिलाफ खेल रही थी, लेकिन इनकी टीम हार गई, मतलब महाराष्ट्र हार गई और सौराष्ट्र ने यहां पर जीत दर्ज कर ली है विजय हजारे ट्रॉफी में। ध्यान रखिएगा 5 विकेटों से जीत दर्ज की है। ऋतुराज गायकवाड़ ने फाइनल में भी शतकीय पारी खेली, लेकिन उनकी पारी काम नहीं आ पाई और उसके बाद जब दूसरी टीम आई तो उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और जीत दर्ज कर ली। सौराष्ट्र को आप देख सकते हैं जीत का सेलिब्रेशन मनाते हुए। बात करें फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच खिताब किसको मिला, तो आंसर है सेल्डम जैक्सन को। इन्होंने भी शतकीय पारी खेली अपनी टीम सौराष्ट्र के लिए और अपनी टीम को जिता दिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है, जो कि महाराष्ट्र के कैप्टन भी थे। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है अभी कतर में, खाड़ी देश है कतर में, वहां पर इसका वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो फीफा है, फीफा हर 4 साल बाद वर्ल्ड कप को आयोजित करता है। 1930 में पहली बार इसने अपना वर्ल्ड कप कनाडा में आयोजित किया था और उसके बाद 4-4 साल के अंतराल में कर रहा है। लेकिन वर्ल्ड वॉर जब सेकंड हुआ था उस टाइम पर 2 गैप आ गए थे, नहीं तो लगातार इसके वर्ल्ड कप आयोजित हो रहे हैं। यहां पर बात की जाए तो ये 22वें नंबर का वर्ल्ड कप है, 22 नंबर का वर्ल्ड कप है जो कि कतर में खेला जा रहा है। अब क्वेश्चन की बात करें तो जो फीफा वर्ल्ड कप में एक रिकॉर्ड बना है, कैसा रिकॉर्ड बना है, वहां पर एक रेफरी होते हैं जो प्लेयर्स को सीटी मारते हैं और रेड कार्ड, ब्लू कार्ड, बहुत सारे कार्ड देते हैं। मैं फुटबॉल फॉलो नहीं करता इसलिए मुझे इतना मतलब नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ पता है कि रेड कार्ड, ग्रीन कार्ड वहां पर दिए जाते हैं, येलो कार्ड दिए जाते हैं, है ना। तो वहां पर क्या हुआ कि रेफरी जो वहां पर रेफरी नॉर्मली मेल होते हैं, मेल प्लेयर में मेल आपको रेफरी दिखेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप में तो नॉर्मली आपको मेल ही दिखते हैं, हमेशा मेल ही दिखे होंगे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि 36 रेफरियों को चुना गया था पूरे टूर्नामेंट के लिए, उसमें से 3 थी फीमेल रेफरी। फीमेल रेफरी उन 3 में से पहली रेफरी को रेफरी करने का, मतलब अपना काम करने का मौका मिला वर्ल्ड कप में। किसको? स्टेफनी फ्रैपार्ट को। याद रखिएगा स्टेफनी फ्रैपार्ट को ये अपना मतलब रेफरी का जो काम है वो करने का अवसर मिला और ये पहली ऐसी फीमेल रेफरी बन गई जो कि वर्ल्ड कप के मैचों में मैन के वर्ल्ड कप है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं और इनको फीफा लेवल का रेफरी 2009 में इनको सर्टिफिकेशन मिल चुका था कि आप फीफा के लेवल की रेफरी हैं। और उसके बाद अब इन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो कि सिर्फ अभी इन्हीं के नाम है। हो सकता है आगे चल के और 2 फीमेल रेफरी हैं वो भी यहाँ पर काम करने लग जाए, लेकिन अभी उनको मौका नहीं मिला है। बात कर ले स्टेफनी फ्रैपार्ट फ्रांस से बिलोंग करती हैं। बाकी 2 कौन रेफरी हैं जो फीमेल है जिनको चुना गया है, तो आपको बता दूं 36 जो रेफरी हैं उनमें से सलीमा मुकुसंगा जो कि रवांडा की हैं इनको चुना गया है। जापान की योशिनी यामासिता इनको भी चुना गया है, ये दोनों फीमेल हैं। और साथ साथ स्टेफनी फ्रैपार्ट, मतलब 36 में से 3 हैं फीमेल, 33 है मेल। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो ये आप देख सकते हैं फ्रैपार्ट को जो कि बिलोंग करती हैं फ्रांस से। अब यहां से हम स्टेट न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जैसे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी रहता है। उत्तराखंड की बात करें तो रिसेंटली में इसने अपने हाई कोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया है, नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट की बात करें तो प्रसून जोशी आपने सुना होगा। फिल्म में आपको ना अगर थिएटर में फिल्म को लॉन्च करना है तो आपको एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, तो सर्टिफिकेशन देने वाला कौन है? CBFC का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसके चेयरमैन है प्रसून जोशी। उन्होंने बहुत बढ़िया फिल्मों को डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस किया है। आपको बता दूं प्रसून जोशी जिनको उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्टेट ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, इसीलिए उनका नाम चर्चाओं में आया, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। सेंसर बोर्ड आपने सुना होगा, उसके ये इस समय पर चेयरमैन है, ये है प्रसून जोशी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, गैरसैंण और
देहरादून। गैरसैंण समर की कैपिटल है, देहरादून विंटर की कैपिटल है। उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, चर्चाओं में रहते हैं, इसलिए आपको उनका नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल हेल्ड इन गोवा। लूसोफोन फेस्टिवल क्या है? लूसोफोन क्या है मैं आपको बता दूं, लूसोफोन उन लोगों को कहा जाता है जो पुर्तगाली की जो लैंग्वेज है उनको बोलते हैं, उनकी कॉमन सेकेंड लैंग्वेज है। तो ध्यान रखिएगा, जो पुर्तगाली बोलने वाले लोग हैं जिनकी सेकंड लैंग्वेज पुर्तगाली है, उनको लूसोफोन कहा जाता है। तो लूसोफोन फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया? तो भारत में इसको आयोजित किया गया, इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल। भारत में भी गोवा में इसको आयोजित किया गया, क्योंकि आपको पता है सबसे लास्ट तक पुर्तगाली भारत में कहां रहे, तो आंसर होगा गोवा में। गोवा को सबसे बाद में उन्होंने रिलीज किया, आपको यह भी जरूर पता होगा। तो ध्यान रखिएगा, लूसोफोन फेस्टिवल 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक ऑब्जर्व किया गया। कहां पर ऑब्जर्व किया गया? तो गोवा में ऑब्जर्व किया गया, जिसमें जो भारत की कैबिनेट है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री संभाल रही हैं मीनाक्षी लेखी ने पार्टिसिपेट किया। गोवा के चीफ मिनिस्टर उनके द्वारा भी, जिनका नाम सावंत जी है, प्रमोद सावंत जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप लूसोफोन फेस्टिवल को सेलिब्रेट होते हुए देख रहे होंगे। हम गोवा की बात करें तो गोवा भारत का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, और गोवा की कैपिटल पणजी है। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं, गोवा के गवर्नर एस श्रीधरन पिल्लई हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, 23rd नंबर का हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 जो कि नागालैंड में ऑब्जर्व किया गया। वैसे तो हॉर्नबिल फेस्टिवल त्रिपुरा में भी ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन हम 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड वाले की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, नागालैंड में इसको नागा जो जनजाति हैं उनके द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया, जिसमें भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है 14th नंबर के जगदीप धनखड़ जिनका नाम है, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, इस फंक्शन को इनॉग्रेट किया है। ठीक है, चीफ गेस्ट के रूप में इनको बुलाया गया। ध्यान रखिएगा, 10 दिन का पूरा ये फेस्टिवल है, जो कि बड़े नागा जो ट्राइब्स हैं बड़े मतलब अपने कल्चर को शो करते हैं, और अलग अलग मतलब जो इनकी ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं अपने कल्चर को शो करने के लिए। तो यहाँ पर पूरे धूमधाम से इस फेस्टिवल को 10 दिन तक ऑब्जर्व किया जाता है। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डांस फॉर्म करते हुए। अब नागालैंड की बात करें तो और भी कुछ फेस्टिवल्स वहाँ पर ऑब्जर्व किए जाते हैं, जैसे कि मोत्सू फेस्टिवल, नगदा फेस्टिवल और मन्यू और ओइलेंग फेस्टिवल। ये 4-5 फेस्टिवल्स हैं जो कि नागालैंड में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नागालैंड की बात करें तो कैपिटल इसकी कोहिमा है, चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो हैं, और जगदीश मुखी यहाँ के एडिशनल गवर्नर है। एडिशनल गवर्नर का मतलब कि ऑलरेडी ये आसाम के गवर्नर का पद संभाल रहे थे, लेकिन बाद में RN रवि साहब यहाँ के गवर्नर का पद छोड़कर तमिलनाडु के गवर्नर बने। उसके बाद जगदीश मुखी जी को एक्सटर्नल मतलब एडिशनल चार्ज दे दिया गया नागालैंड के गवर्नर का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, मेघालय की कैबिनेट ने मेंटल हेल्थ सोशल केयर पॉलिसी को अपने यहाँ पर लॉन्च किया। वैसे केंद्र सरकार ने इसको 2014 में ही लॉन्च कर दिया था कि जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मतलब दिक्कतें हैं वो लोगों की बहुत बड़ी दिक्कतें बन सकती हैं, तो उसके लिए हमें एक स्कीम बनानी चाहिए, पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे कि उसको केयर किया जा सके। अब पहले केरला ने, उसके बाद कर्नाटका ने इसको लॉन्च किया था, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट नहीं है, आपको पता होगा साउथ के स्टेट हैं। तो पहला, अगर भारत में पहले स्टेट की बात करें तो केरल था, और दूसरे स्टेट की बात करें तो कर्नाटका, तीसरे की बात करें तो मेघालय। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट कौन है? नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट मेघालय है, जहां पर सोशल केयर पॉलिसी लॉन्च की गई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उम्मीद करता हूं आपसे।
अब यहाँ पर मेघालय की बात हुई है तो मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा है और यहाँ पर भी जो गवर्नर है वो एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं जिनका नाम है बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा जी, आपको बता दूं बीडी मिश्रा जी ये ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर का पद संभाल रहे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन सेट अप अ पोलिंग बूथ फॉर सिंगल वोटर इन गुजरात। तो इलेक्शन कमीशन, आपको पता है स्टेट का जो चुनाव होता है उसको, जो विधानसभा का चुनाव होता है वो हमारी जो भारत की इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा ही कराया जाता है। स्टेट की जो इलेक्शन कमीशन होती है वो पंचायत का चुनाव ऑर्गेनाइज कराती है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि इकलौते एक वोटर के लिए इलेक्शन कमीशन ने गुजरात में पोलिंग बूथ बनाया है और वहां पर 100% वोटिंग हुई है क्योंकि उस पर्सन ने वोट डाला है। तो ध्यान रखिएगा, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में हमारी जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक पर्सन के लिए पोलिंग बूथ बनाया और वहां पर 100% वोटिंग हुई है। चलिए आगे बात करें, यहां पर इन पर्सन के लिए बनाया गया था पोलिंग बूथ। तो जो गुजरात है, गुजरात में चुनाव है और वहां पर 15 नंबर की जो स्टेट असेंबली है उसके लिए चुनाव हो रहा है। गुजरात की बात करें तो कैपिटल इसकी गांधीनगर है, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अब मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात करेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन में पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया जाता है जो यूनिक काम होते हैं। यूनिक काम मतलब इनसे पहले आज तक कोई नहीं कर पाया। इसी प्रकार से भारत की जो नागपुर मेट्रो है और भारत की जो NHAI है, दोनों ने मिलकर एक लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट को डेवलप किया है। अब मैं वायाडक्ट क्यों बोल रहा हूं, मैंने ब्रिज क्यों नहीं बोल दिया, मैं हो सकता है कुछ और वर्ड बोल देता, लेकिन वायाडक्ट क्यों बोला? देखिए वायाडक्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये देखिए 3 लेयर में इसको डेवलप किया गया है। मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करूंगा। देखिए ऊपर तो मेट्रो चल रही है, सबसे पहले काम मेट्रो का ही स्टार्ट किया गया। उसके बाद इसके नीचे फ्लाईओवर बना दिया गया जो कि हमारे नेशनल हाईवे को कनेक्ट करेगा, जिसमें NHAI के द्वारा काम किया गया और ऊपर महा मेट्रो के द्वारा काम किया गया। और नीचे सबसे नीचे यहां पर मतलब 3 लेयर बन चुकी हैं। तो देखिए ऊपर तो बन गया क्या, मेट्रो, उसका नीचे बनी है फ्लाईओवर और फिर उसके नीचे रोड है। तो मतलब 3 लेयर यहां पर है, तो ये डक्ट जैसा ही तो बन गया। तो वाया डक्ट फॉर्म है ये, और ऊपर मेट्रो चलेगी, नीचे गाड़ियां, उसके बाद भी नीचे गाड़ियां चलेंगी। तो यहां पर 3 लेयर है और ये सबसे लंबा है, वर्ल्ड का सबसे लंबा है, 3140 मीटर का है। वारदा रोड नागपुर में इसको डेवलप किया गया, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। और ये जो पूरी सिस्टम है इसमें इसमें 3 मेट्रो स्टेशन आएंगे। कौन कौन से? छत्रपति नगर, जयप्रकाश नगर और उज्जवल नगर। ये 3 मेट्रो स्टेशन यहाँ पर कवर होंगे। नागपुर मेट्रो को ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो सर्टिफिकेशन है वो मिला है। एशिया बुक और इंडिया बुक में ऑलरेडी इसका रिकॉर्ड दर्ज हो चुका था। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये मेट्रो चल रही है, ये गाड़ियाँ चल रही हैं। अब आपको लग रहा है यहाँ कुछ नहीं, अरे भैया पेड़ है तो नीचे रोड भी तो होगी। तो 3 लेयर्ड है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, डिजी यात्रा फैसिलिटी, आपने बहुत सुना होगा डिजी यात्रा फैसिलिटी शुरू हो गई। हाँ, डिजी यात्रा फैसिलिटी भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा इसको स्टार्ट कर दिया गया, जिनका नाम है जो इस समय पर भारत के उड्डयन मंत्री भी हैं। उड्डयन मंत्री मतलब इनका नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, जो कि सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। इन्होंने इसको इनॉग्रेट कर दिया दिल्ली के IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ध्यान रखिएगा। अब ये जो डिजी सिस्टम है, डिजी यात्रा ऐप है, इसको कहाँ कहाँ लॉन्च किया गया, ये फैसिलिटी कहाँ कहाँ लॉन्च की गई? तो आपको बता दूं, दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वाराणसी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ पर क्या होगा, फेस रिकॉग्निशन से रिलेटेड पूरा सिस्टम डेवलप किया गया, जिससे कि बोर्डिंग सिस्टम को काफ़ी इजी और काफ़ी फास्ट किया जा सके। तो इसीलिए आपको डिजी यात्रा ऐप अपने पास
अपने पास मतलब इंस्टॉल करनी पड़ेगी और उसके बाद स्कैन करना पड़ेगा आपको उस QR कोड को जो आप जो एयरपोर्ट के सिस्टम में लगा होगा। उसके बाद वो सेल्फ स्कैन करेगा और आपको वैलिडेट करेगा कि आप ही वो पर्सन है या कोई और पर्सन है। लेकिन उससे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। उसके बाद आप इस फैसिलिटी को नेक्स्ट टाइम रेगुलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़िया है, फास्टेस्ट काम होंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अगर भीड़ होती है तो काफ़ी दिक्कत ना हो, इसलिए इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है और ये बेहतर कदम है। आगे चल के इसको और दूसरी जगह भी लॉन्च किया जाएगा, मतलब सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में लॉन्च करने की कोशिश है अगर ये सक्सेसफुल होता है। डिजी यात्रा की बात करें तो डिजी यात्रा 2019 में जो ये पूरा फाउंडेशन है उसको सेटअप किया गया था। आगे बात करें तो आप यहाँ पर दे सकते हैं डिजी यात्रा अब ट्रैवल होगी हमारे फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से। फसाई क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा जो हिमालयन याक है, हिमालयन याक को फूड एनिमल के रूप में इसने अप्रूव कर दिया है। फूड एनिमल के रूप में अप्रूव किया है तो आप इसको जब भी अपने फूड के लिए यूज़ करेंगे तो ह्यूमन तरीके से आप इसको मतलब मारेंगे। मारने का मतलब कि आप तड़पाएंगे नहीं, कभी टांग काट रहे हैं फिर उसके बाद कुछ और काट रहे हैं उसके बाद फिर कुछ और, ऐसा नहीं। आपको डायरेक्टली इसकी जान लेनी पड़ेगी जिससे कि उसको ज़्यादा दर्द ना हो। इस तरीके से आप इस एनिमल का यूज़ कर सकते हैं। यह फसाई का कहना है। तो हिमालयन याक को अप्रूव किया है फूड एनिमल के रूप में फसाई ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। अगर भारत में बात की जाए इस हिमालयन याक की तो यह हिमालयन रीजन में आपको मिलेगा। हिमालयन याक अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नॉर्थ बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा। मतलब हिमाचल के पूरे मतलब कि हिमालय के पूरे रीजन में आपको मिलेगा। फसाई की बात हुई है 2008 में इसे फाउंड किया गया। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और रीता तेवतिया इसकी इस समय पर चेयरपर्सन है। ये है हिमालयन याक। इसी को अब फूड एनिमल के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।